Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 1st जुलाई 2020 के जुलाई जो है वो स्टार्ट हो गया है मंथ, ठीक है। और ये लेक्चर जो है वो सारी 10th क्लास के लिए हैं, तमाम बॉयज़ और तमाम गर्ल्स के लिए। चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं और टॉपिक आज आप लोगों के हैं जनरल characteristics of organic compounds and its sources। के ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो खसूसियात आप लोगों ने आज पढ़नी है और इसके सोर्सेज जो हैं वो ज़राए कौन कौन से हैं वो आप लोगों ने पढ़ने हैं। जी, आज आप लोग जो हैं वो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़नी है या कैरेक्टरिस्टिक्स भी जिसको कहते हैं। तो ये 10 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10th क्लास और ये जो है वो 10 इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को जो है वो पूरी 10 ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये शॉर्ट में भी जो है वो हर एक पॉइंट जो है वो शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है आप लोगों के रीजन है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसके बाद कंपोजिशन है, उसके बाद कोवलेंट लिंकेज है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, आइसोमेरिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आज आप लोगों ने जो है वो पढ़ने हैं। जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं कि कहाँ जो है ये आप लोगों के पास पाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आप लोगों के पास रेड कलर में लिखी हुई है लाइंस वो इनऑर्गेनिक की हैं, लेकिन जब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको जैसे ये एज इट इज जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में यानी कि इनऑर्गेनिक का भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अगर कंपैरिजन की फॉर्म में आता है कि राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप लोग जो हैं वो फिर इनको अलग-अलग करके लाइन लगा के तो ऑर्गेनिक की एक तरफ और इनऑर्गेनिक की एक तरफ लिख दें, ठीक है। तो वो आपका कंपैरिजन हो जाएगा। चलें जी, सबसे पहले आता है ओरिजिन। नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट से और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। जबकि दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मिनरल्स यानी कि जो आप लोगों के पास चश्मे, नदी, नाले, इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं उनसे, और जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उनसे जो है वो हासिल किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, कंपोजिशन, तरकीब। कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो किन एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, इनकी तरकीब क्या है। कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कंपोनेंट का लफ्ज भी लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह पे, कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाजमी जुज़्व है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होती है। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, ये जो है वो चंद ही एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। सच एज कार्बन, जिसमें कार्बन आती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और हैलोजन्स हैं। कि ज़्यादा सारे इसमें जो हैं वो एलिमेंट्स नहीं आते, ज़्यादा सारे एलिमेंट जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो चंद ही एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ
Inorganic compounds are made up of almost all the elements of periodic table known so far के बाकी जितने भी periodic table के अंदर elements पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो inorganic compound कहलाते हैं. Point number 3, covalent linkage. Organic compounds contain covalent bond that may be polar or non-polar. कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट लिंकेज के कोवलेंट जो लिंकेज है इनकी कोवलेंट जो बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं. लेकिन while the inorganic compounds mostly contain ionic bond, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 4 है सॉल्युबिलिटी यानी कि हल पजीरी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस किस्म के कंपाउंड में या किस किस्म के सॉल्वेंट में हल होंगे. तो आप लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक का कि जो है वो पोलर पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हल होते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, जो आप लोग पहले से पता है आप लोगों को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर लिंकेज रखते हैं, आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो इनमें जो है ये आसानी से हल हो जाते हैं. जैसे ऑयल जो है वो पेट्रोल जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप इसको जो है वो अगर मिक्स करते हैं मिट्टी के तेल के अंदर तो ये आसानी से उसमें हल हो जाएगा, या अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो उसमें भी आसानी से हल हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं लाइक वाटर. वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं. नंबर 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की सलाहियत जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है या नहीं होती, कम होती है या ज़्यादा होती है, वो आपने बताना है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ये इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. whereas inorganic compounds being ionic in nature, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आयनिक इन नेचर होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इन मोल्टन स्टेट पिघली हुई हालत में और इन एक्वस सोल्यूशन या फिर सोल्यूशन की शक्ल में. तो इनऑर्गेनिक जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जबकि ऑर्गेनिक जो है ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं. पॉइंट नंबर 6, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में मेल्टिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन पढ़ी है, बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन पढ़ी है. तो दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, सॉलिड से जो है वो आप लोगों के पास गैस स्टेट में जब जाएगा तो ऐसा पॉइंट जो कि सॉलिड से जब आप लोगों के पास जो है वो लिक्विड स्टेट में जाएगा तो वो जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. जबकि अगर कोई जो है वो लिक्विड जो है वो बॉयल होकर गैस स्टेट में आता है तो उसको आप लोग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है. तो अब आपने बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं या लो होते हैं. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं. एंड आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल इन नेचर. वॉलेटाइल का मतलब होता है वेपर्स बन के जो है वो उड़ जाना. ठीक है. जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं
on the other hand have comparatively high melting and boiling point, इनके melting और boiling point जो है वो ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही आप लोगों के पास जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसलिए इनऑर्गेनिक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। पॉइंट नंबर 7, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब के मुस्तहकिम होना, के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या मुस्तहकिम होते हैं, ठीक है, कि इनके जो है वो अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, ठीक है। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, तो इससे ये बात वाज़िया होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल मुस्तहकिम नहीं होते, कि अगर आप उनको मेल्ट करना शुरू करें तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, अगर आप उनको बॉईल करना शुरू करें तो वो जल्दी बॉईल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं होते, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 है कंबस्टिबिलिटी, यानी कि कंबस्टिबिलिटी कहते हैं, कंबशन कहते हैं जलने के अमल को। तो अब यहाँ पे बताना है आप लोगों ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी जो है वो कंबस्टिबल होते हैं या नहीं होते, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल, के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, जैसे लकड़ी जो है वो इसके अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज के अंदर जो है वो कार्बन होती है, इसलिए जो है वो आप लोग लकड़ी को सुखा के आसानी से जो है वो उसको जला सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, जबकि दूसरी तरफ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसा कि NaCl है। कोई एक आध एग्जांपल जो है वो अपने दिमाग में रखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की भी और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी, तो उसके हिसाब से जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो याद करते जाएं। तो NaCl जो है वो नॉन कंबस्टिबल है, उसको आग नहीं लग सकती, ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, प्रॉपर्टी नंबर 9 है आइसोमेरिज्म की, जो कि आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा भी है। A main characteristics of organic compound which differentiate them from the inorganic substances is their tendency to exhibit the phenomena of isomerism, के ऐसी एक जो है वो प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फ़र्क करती है, वो है इसकी आइसोमर्स बनाने की सलाहियत, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमर्स बना सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमर्स बहुत जो हैं वो कम बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बनाते ही नहीं है, बनाते हैं, लेकिन बहुत कम जो हैं वो रेयर होते हैं। आइसोमर इज रेयर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आइसोमेरिज्म तो तभी होगी ना जब आप लोगों के पास आप जो है वो जैसे NaCl है, आप उसको Cl को उतार के Na के दूसरी तरफ लगा दे या Na को उतार के Cl के दूसरी तरफ लगा दे तो वो तो सेम ही रहेगा, उसका फॉर्मूला तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो पूरे का पूरा कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 है rate of reaction. Due to the presence of covalent linkage, the reaction of organic compounds are molecular in nature, कि कोवलेंट लिंकेज होने की वजह से ये आयंस नहीं बनाते, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जब पानी में डालते हैं तो ये आयंस नहीं बनाते, इसलिए ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, कि ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में ही जो है वो रिएक्शन करते हैं। दे आर ऑफ्टन स्लो, ये स्लो होते हैं एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, और इनको रिएक्शन करने के लिए जो है वो टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, ख़ास प्रेशर चाहिए होता है और कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। सादा सी एग्जांपल आपके सामने जो है वो प्लांट दिखाया हुआ है, तो आपको पता है कि प्लांट जो है वो एकदम से नहीं ग्रो कर जाता, उसको थोड़ा जो है वो टाइम लगता है,
ठीक है। और वो ऐसे ही ग्रो नहीं कर जाता कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जो है वो सॉल्ट्स की भी ज़रूरत होती है, उसको वाटर की भी ज़रूरत होती है, उसको टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, तो तब जाके वो ग्रो करता है। तो ये स्लो प्रोसेस है। तो इससे जो है वो पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आप लोगों के पास स्लो रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। अब लास्ट पे जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज आ जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं और बहुत आसान सा है, ठीक है। आपने सिर्फ नाम ही याद करने हैं। अब देखें सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़राए बताने हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो 2 इसके जो है वो मेन जो है वो सोर्सेज हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स में जो है वो आप लोगों के पास आ जाती हैं प्रोटीन्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और फैट्स और ऑयल्स आ जाते हैं। कि एनिमल से जो आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं वो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और ऑयल्स हैं। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो उसके सोर्सेज क्या हैं कि प्रोटीन अब आप किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं एनिमल्स की। तो वो आप लोगों के जो है वो एग्स हो सकते हैं, एग्स के अंदर प्रोटीन होती है, मटन के अंदर प्रोटीन होती है, चिकन में होती है, बीफ में होती है, फिश में होती है। तो ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। उसके बाद ऑयल जो है और फैट्स जो हैं वो मिल्क के अंदर होते हैं, बटर के अंदर होते हैं और चीज़ के अंदर होते हैं, जो हम लोग एनिमल से हासिल करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स में जो है वो 2 तरह के प्लांट्स हैं, एक है लाइव प्लांट्स जो कि जिंदा होते हैं और दूसरे हैं आप लोगों के पास डेड प्लांट्स। तो डेड प्लांट्स सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है। डेड प्लांट से हम जो है वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। जब प्लांट डेड हो जाते हैं तो उनसे बनता है कोल और पेट्रोलियम गैस। यानी कि जब ज़मीन के अंदर जो है वो पौधे दफन हो जाते हैं, हज़ारों साल जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो उससे जो है वो पेट्रोलियम गैस बनती है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कोयला बनता है, ठीक है। तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम जिंदा जो है वो प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि वो हमें जो है वो क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और ऑयल्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है वो दोबारा से आ गई है। तो सिर्फ हम लोग जो है वो एनिमल से प्रोटीन नहीं हासिल कर सकते हैं, हम प्लांट से भी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज आप लोगों ने बताने हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से हासिल की जाती है। तो वो आप लोगों के पास है वीट है, गंदम, गंदम के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज होती है। उसके बाद है म्याज, मकई, उसके बाद पोटैटोज है, उसके बाद बार्ले है, उसके बाद राइस है। बार्ले यानी कि जौ, ठीक है, और राइस आपको पता है चावल। प्रोटीन के सोर्सेज आप लोगों के पास है पल्सेस है, यानी कि सारी की सारी दालें आ जाती हैं, और बीन्स हैं जिसमें आप लोगों के पास यानी कि फलियां वगैरह और लोबिया वगैरह जो है वो आ जाता है। उसके बाद विटामिन्स जो हैं वो आप लोग किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। तमाम तरह के फ्रूट्स के अंदर जो है वो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी विटामिन है और कोई भी जो है वो आपके पास फ्रूट है, तमाम फ्रूट्स के अंदर जो है वो विटामिन्स होते हैं। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो आप लोगों के पास एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना लिखा हुआ है। उसके बाद ऑयल के जो हैं वो आप लोगों के पास सोर्सेज कौन कौन से हैं। पाम ऑयल है, उसके बाद ऑलिव ऑयल है, उसके बाद सोयाबीन ऑयल है, उसके बाद पीनट ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। कि ये जो है वो आप लोगों के पास वो ऑयल है। आपको जो है वो पता है कि कौन कौन से हैं। ऑलिव ऑयल जैतून का ऑयल है, पाम ऑयल जो है वो आप लोगों के पास ये पाम का जो है वो ऑयल है। सोयाबीन आप लोगों को पता है वो आप लोग खाते भी हैं ऑयल। पीनट ऑयल जो है वो आप लोगों के पास मूंगफली का है, और सनफ्लावर ऑयल आप लोगों को पता है सूरजमुखी का जो है वो तेल है। तो ये इसके सोर्सेज हैं। ये नाम आप लोगों ने जो है वो असल में याद करने हैं, ठीक है। थैंक यू 10th क्लास, अच्छे तरीके से जो है वो लेक्चर को सुन के याद कर लीजिएगा।